Good morning, girls. Yesterday I told you about figures of speech. And in our prescribed course, there are 7 types of figures of speech. They are simile, metaphor, personification, apostrophe, hyperbole, oxymoron, and onomatopoeia. Yesterday we read about 3 figures of speech, and they were simile, metaphor, and personification. Today I am going to start with apostrophe. Apostrophe figures of speech में we address an inanimate object or a dead person. Okay? हम लोग किसी भी निर्जीव या ऐसे ऑब्जेक्ट जो नहीं है, मृत व्यक्ति को संबोधित करते हैं जो वास्तव में नहीं है, जैसे ओ सॉलिट्यूड या फिर फ्रेलिटी ओ डेथ. ऐसी वस्तु को हम लोग संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपोस्ट्रोफी? इन एपोस्ट्रोफी द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस एन एब्सेंट और डेड पर्सन. लिसन केयरफुली. ही एड्रेसेस an absent or a dead person, an abstract quality or something non-human, as if it were present and capable of responding. किसी भी अमूर्त चीज को या फिर मृत व्यक्ति को संबोधित किया जाता है और ये सोच के कि वो उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर संबोधित किया जाता है. बच्चों, पर्सोनिफिकेशन में क्या था? सिर्फ मानव कल्पना की जाती थी, इमेजिन किया जाता है. लेकिन यहाँ पर उस डेड व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को संबोधित किया जाता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. लाइफ नो नॉट व्हाट दो आर्ट. यहाँ पर लाइफ को, जिंदगी को संबोधित किया गया, एड्रेस किया गया है. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. यहाँ पर लाइफ, वर्ल्ड, टाइम, इन सबको एड्रेस किया गया. तो यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर एपोस्ट्रोफी हो जाएगा. तो ये डिफरेंस जो समझने की कोशिश कर. पर्सोनिफिकेशन में भी हम लोग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को मानवीकरण करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम एड्रेस नहीं करते हैं. जहाँ पर एड्रेस किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों? वहाँ पर एपोस्ट्रोफी, फिगर्स ऑफ स्पीच. एंड इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच द पोएट एड्रेसेड अ डेड पर्सन or a personified idea or object. The use of these figures gives inanimation an increased importance to expression. The absent, the inanimate, and the abstract is addressed as if they are present, living and conscious. वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो जिंदा हो, conscious हो. For example, when the poet says, "Oh death, where is thy sting?" तो यहाँ पर डेथ को संबोधित किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है. ठीक है ना? तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आपको किसी अमूर्त चीज को संबोधित करता हुआ मिला, एड्रेस है, समवन इज एड्रेसिंग टू अ डेड पर्सन और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, तो वहां पर आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों? एपोस्ट्रोफी. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन. इन दिस फिगर स्पीच there are 2 contradictory words. 2 विरोधी प्रकृति की चीजें होती हैं, 2 विरोधी प्रकृति के शब्द होते हैं, और इन लोगों को एक ही सेंटेंस में साथ साथ रखा जाता है. जैसे एक एग्जाम्पल हम समझाना चाहेंगे आपको. लाइफ इज बिटर स्वीट. बिटर स्वीट दोनों ऑपोजिट है ना बच्चों, है ना? मीठा कड़वा, एक ही साथ, एक ही सेंटेंस में दोनों साथ रहते हैं. तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा फिगर स्पीच हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीमोरन. जहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रास्ट नेचर की 2 चीजें एक ही सेंटेंस में साथ साथ हों, ऐसे सेंटेंस में हम लोग कौन सा फिगर स्पीच पाते हैं? ऑक्सीमोरन. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which 2 contradictory words or expressions are put together in a statement so as to appear false but which come out to be true after careful reading. जो सुनने में गलत लगता है लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बड़ा क्लियर आता है.
इट हाइटन्स पोइटिक इफेक्ट बाय क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस। ये उसकी काव्यगत खूबसूरती को, जो पोइटिक ब्यूटी है, उसको एनहांस करता है, उसको बढ़ाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और देंगे, मोहन इज रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलर माने रेगुलर, वो नियमित है। इरेगुलर अनियमित। तो एक साथ दो वर्ड्स, रेगुलर एंड इरेगुलर, बोथ वर्ड्स आर कीपिंग टुगेदर, एक साथ रखा जा रहा है। मोहन इज रेगुलरली इरेगुलर, मोहन नियमित रूप से अनियमित है, मतलब वो रोज लेट आता है, रोज इरेगुलर है, तो मोहन इज रेगुलरली। तो इसकी ब्यूटी भी बढ़ रही है, उसका प्रेजेंटेशन जो है इट्स वेरी इफेक्टिव। नाउ एक अनदर एग्जाम्पल, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। नाउ वर्ड नथिंग एंड ऑल, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, उसके पास कुछ न रहते हुए भी उसके पास सब कुछ है। जस्ट सी द कॉन्ट्रास्ट, he has nothing and having nothing he hath all, कुछ न रहते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर दो चीजें एकदम कॉन्ट्रास्ट नेचर की आ रही है और एक ही स्टेटमेंट में, एक ही सेंटेंस में रखी जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग ऑक्सीमोरन कहते हैं। ये उस लाइन की, उस पोएट की, पोएम की ब्यूटी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल, he is an open secret. Just see, such a beautiful expression. He is an open secret. Secret means secret, open, खुला, open secret. Two words, contradictory words kept together, एक साथ रखा गया है ना? Open secret. तो ऐसे sentences in which we are finding two contradictory words together, there is a figure speech that is called oxymoron, जहाँ पर दो विरोधी प्रवृत्ति के शब्द आपस में एक ही साथ प्रयोग किए जाए, यूज किए जाए, उनको हम लोग ऑक्सीमोरन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, slight difficult but you have to try it. ओनोमेटोपोइया, ठीक है। Now in this, the sound suggests the meaning. जो आवाज होती है, here we guess the meaning of the words by their sound. इसमें हम लोग साउंड से उसकी मीनिंग को गेस करते हैं, विदाउट एक्चुअली नोइंग देयर मीनिंग। उस पर्टिकुलर वर्ड की कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होती है, लेकिन हम लोग उसके साउंड से मीनिंग का गेस करते हैं। ओनोमेटोपोइया इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट initiate or suggest the sound or echo the sense. Here sound effects is the most important factor. Listen carefully. The sound effect, आवाज, ध्वनि. Sound effect is the most important factor. The words by their very sound suggest the sense or the meaning of those words. अपने आवाज से उसकी मीनिंग को वो क्लियर करते हैं। Generally the words used for the production of speech sound of birds, reptiles and animals have onomatopoeia effect. अधिकतर जो जंतु जानवरों की आवाज़ होती है ना, उसी का यूज उसमें ज़्यादा किया जाता है। जैसे मर्मरिंग, विस्पर, मर्मरिंग साउंड, पानी की, जल की, मर्मरिंग, उस फसाने की धीमी सी आवाज़, मध्यम आवाज़। आई बेबल ऑन द पेबल्स। And beauty born of murmuring sound. Sound, which type of sound? Murmuring sound. Okay. So, onomatopoeia में हम लोग देखते हैं कि उसमें साउंड सजेस्ट करता है मीनिंग। जहाँ पर जैसे a snake hisses, the word hiss, है ना? The snakes are hissing and the bees are buzzing. तो hissing and buzzing, both words are रिप्रोड्यूसिंग साउंड। ये साउंड सजेस्ट कर रहा है हमको। तो इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इन ओनोमेटोपोइया द यूज ऑफ अ वर्ड हुज साउंड इमिटेट्स और सजेस्ट इट्स मीनिंग। इसमें जो साउंड होता है वो हमको सजेस्ट करता है, इसकी मीनिंग आती है। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। चैटर वो पानी के, वो चैटर चैटर, ये एक साउंड है, ये सजेस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर भी उसकी ब्यूटी को, पोएम की ब्यूटी या प्रोज की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इन सब वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, इस टाइप की जिसमें साउंड सजेस्ट करता है मीनिंग, उसको कहते हैं हम लोग ऑनोमेटोपोइयो। सो वी हैव लर्न अबाउट सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ऑनोमेटोपोइयो. In your syllabus, only 7 figures of speech are there. So you just go through the all, and I'm giving you the exercises in your homework. So stay at home, do your homework regularly, and watch the video properly. Okay, goodbye.